जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आगामी यूजीसी नेट का डेटा शीट आ गया है। आपका एग्ज़ाम जो है 26 अगस्त को पड़ रहा है और ऐसे में लास्ट टाइम में आपको प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो हम पर डे जो है एक सेट लगा रहे हैं। इसके प्रीवियस जस्ट आपने वीडियोज में देखा होगा, हमने सेकेंड शिफ्ट जो है 2023 का जो जून का एग्ज़ाम था उसका ख़त्म कर दिया, फर्स्ट शिफ्ट का भी ख़त्म कर दिया और आज हम शुरू करने वाले हैं दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में जो आपका सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका व्याख्या सहित हल लेकर हम आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार हो रहा होगा। साथ ही साथ आपको जो चैनल पे शुक्ल जी का सीरीज कराया गया, प्लीज़ उसको भी अच्छे से करिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हमने रीतिकाल तक करा दिया है, जल्दी ही हम उसमें आधुनिक काल भी करा देंगे। तो उस प्रकरण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको बहुत ही ध्यान से करिएगा। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका यूनिट फर्स्ट, अगर देखिए भाषा खंड से संबंधित है और पहला ही क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। तो क्रम से देखें, अगर आपका जो आज ये लिपि का विकास हुआ है तो सबसे पहले कौन सी यानी देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम रहा है, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी के बाद आया गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल, कुटिल से देवनागरी। यानी सबसे पहले ब्राह्मी, सबसे लास्ट में देवनागरी। लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुटिल से पहले गुप्त लिपि आया, गुप्त से फिर कुटिल लिपि आया। ब्राह्मी लिपि क्या है? प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी। आप देखते हैं ज़्यादातर इसी लिपि से निकला हुआ है। तो प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी लिपि और इनके नमूने कहाँ पे मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि के बस्ती जिले का पिपराला नामक स्तूप से मिला है। साथ ही अजमेर के बड़ली नामक गांव से भी कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि नामकरण के बारे में प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा द्वारा निर्मित है, ऐसा माना जाता है। ब्रह्मा के रक्षार्थ ही ब्राह्मी लिपि वेद या ज्ञान से संबंधित ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाया। गुप्त लिपि किसे कहते हैं? तो गुप्त लिपि है भारत में गुप्त साम्राज्य के काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की गई लिपि। गुप्त साम्राज्य के काल में जो संस्कृत लिखा जाता था, तो संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की गई लिपि गुप्त लिपि के नाम से जानी जाती है। गुप्त लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से हुआ। अब यहाँ पे आपको यही समझना है कि भारत में जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य में संस्कृत लिखने की जो लिपि अपनाया गया वो था गुप्त लिपि। और गुप्त लिपि का विकास कहाँ से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि के कुछ लिपि से हुआ, तो ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से। ब्राह्मी के उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि कुटिल लिपि से पहले आया। और ये क्यों आया? ये संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग में लाया गया उस समय, और ये जो इसका समय है वो 4वीं-5वीं सदी के बीच माना जाता है। कुटिल लिपि, कुटिल लिपि का एक अन्य नाम है सिद्ध मातृका लिपि। तो कभी भी आए, सिद्ध मातृका लिपि किसे कहते हैं? कुटिल लिपि का एक अन्य नाम सिद्ध मातृका लिपि भी है। इसे उत्तरी लिच्छवी लिपि भी कहते हैं। सिद्ध मातृका को उत्तरी लिच्छवी लिपि भी कहते हैं। इस लिपि का प्रारंभ बिंदु भारत को ही माना जाता है। यानी ये जो सिद्ध मातृका है, उत्तरी लिच्छवी है, इस लिपि का प्रारंभ बिंदु भारत को ही माना जाता है। कुटिल लिपि को भारत में बिकटाक्षर भी कहते हैं। डॉक्टर बुलन ने इस लिपि को न्यून कोडीय लिपि भी कहा। तो कितने फैक्ट आपको मिल गए, देखिए यहाँ पे पूरी लिपि से संबंधित जानकारी के बारे में कि ब्राह्मी जो है उसके उत्तरी शैली से गुप्त लिपि आया। गुप्त लिपि 4वीं-5वीं सदी में आया। संस्कृत लिखने के लिए जो है इस लिपि का प्रयोग में लाया गया। कुटिल लिपि का नाम सिद्ध मातृका है। उत्तर लिच्छवी लिपि भी इसी को कहते हैं। लिपि का प्रारंभ बिंदु भारत को ही मानते हैं कि यहीं से सिद्ध मातृका आया, और कुटिल लिपि को ही भारत में बिकटाक्षर भी कहते हैं। और डॉक्टर बुलन ने ही इस लिपि को क्या बोला है? न्यूनकोडी लिपि भी बोला है। और जब हम देवनागरी की बात करते हैं तो देवनागरी लिपि का विकास जो है वो कैसे हुआ? तो जो देवनागरी लिपि है इसका विकास कुटिल लिपि या सिद्ध मातृक लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो कुटिल लिपि या सिद्ध मातृक लिपि से हुआ। इसका विकास 9वीं सदी के आसपास माना जाता है। सिद्ध मातृका का 9वीं। देवनागरी के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। नगरों में व्यवहारता होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, बौद्ध ग्रंथ क्या है? ललित विस्तार। इसमें वर्णित नाग लिपि से नागरी आया। पाटलिपुत्र को नागर तथा चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र को नागर तथा चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी लिपि पड़ा। देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ये लिपि कैसे लिखी जाती है? तो ये लिपि जो है कैसे लिखी जाती है? बाईं से दाईं। आप लिपि लिखते भी होंगे तो देखते होंगे कि ये लिपि जो है किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये लिपि कह रहे हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों से है, और ये जो हम लोग लिपि लिखते हैं ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, और ये एक अक्षरिक लिपि है।
हिंदी की फिर भाषा करने से फिर दूसरा क्वेश्चन भी है, हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अनुस्वार है, अनुनासिक है, वृत्त है, समृद्ध है, अर्धविवृत्त है। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं इसमें आपसे पूछा गया कि हिंदी में अनुनासिक जो व्यंजन है, तो हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 है। हर एक में, चाहे वो कंठ है, तालु है, जिसका पंचम अक्षर है, 5वां जो है उसी से बनता है, तो पंचवा अक्षर यानी उसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। सभी वर्गों का जो 5वां वर्ड है, या, डा, डा, ना, मा, ये अनुनासिक वर्ड है, अनुनासिक वर्ड है। ये पंचमाक्षर भी कहे जाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगी जो है, उनके सहयोगियों का कहना है कि सभी पंचम वर्णी व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। पंचम वर्णी व्यंजन के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हिंदी व्यंजन वर्णों की श्रेणियां निम्न होते हैं। देखिए, का वर्ग में क ख ग घ अंग, चा में च छ जा झ ञ, टा में ट ठ ड ढ र, त में त थ द न न, पा वर्ग में प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ में है या रा लावा, उसमें में है स स हा, है ना। फिर संयुक्त में है छत्र ज्ञ श्र, और द्विगुण में है इस तरीके से ढ और रा। विसर्ग जो है ना, अनुस्वार और विसर्ग। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? तो संयुक्त संसदीय जो राजभाषा समिति है वो कब एग्जिस्टेंस में आया? 1957 में। गोविंद बल्लभ, एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि किसकी अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति बना था? तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री राजभाषा से रिलेटेड कमेटी बनी थी वो 1957 में बना था, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया। इस संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य थे? टोटल 30 थे, जिनमें लोकसभा के 20 थे, राज्यसभा के 10 थे। अपना प्रतिवेदन ये 57 में बनता है, 2 साल बाद 59 में अपना प्रतिवेदन ये देते हैं। बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? बुंदेली जो बोली है उसकी उपबोलियां कौन सी? देखिए, 2022 में आप ये ट्रेंड देखिए कि अभी हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो जैसे एक नहीं है कि हर एक यूनिट से आप क्रम से क्वेश्चन दो, तो ये पहले ही यूनिट से भाषा संबंधी जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक साथ दिया गया है कि जैसे बुंदेली में है, बुंदेली में कौन कौन सी उपबोली आता है? तो बुंदेली में भदौरी, बनाफरी, खटोला। भदौरी भी है, बनाफरी भी है, खटोला भी है, ये तीनों आते हैं, भदौरी, बनाफरी, खटोला। बुंदेली बोली की उपबोलियों में भदौरी है, बनाफरी है, खटोला है। बुंदेली बोली का जो विकास है, यानी एक तो बुंदेली बोली की बोलियों में भदौरी, बनाफरी, खटोला हो गया, और बुंदेली बोली का विकास कैसे हुआ है? तो बुंदेली बोली का विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। यह ओकार बाहुला है। कैसा है? ओकार बाहुला। बुंदेली बोली यूपी के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नृसिंह, छिंदवाड़ा, होशंगा, बालाघाट के अलावा ग्वालियर, भोपाल में है। आल्हा खंड बुंदेली में ही रचित है। यूरोप में जो बिहारी सस्सई के समकक्ष, यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं, ये कहना किसका है? तो ग्रियर्सन ने ये कहा है कि यूरोप में जो है बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं, ये ग्रियर्सन का कहना है। देखिए, और भी अन्य लेखक का कहना है, जैसे शुक्ल जी जो है बिहारी को लेकर उनकी तारीफ में क्या कहते हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। डॉक्टर नगेंद्र इनके बारे में कहते हैं कि बिहारी जो है विदग्ध कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक है। बिहारी जो है विदग्ध कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक है। केवल एक ग्रंथ की रचना करके भी कवियों की पंक्ति में बिहारी का स्थान उच्च हो जाता है। आगे कहते हैं कि लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया आदि कहते हैं। लोग कबीर आदि को क्या कहते हैं? भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया। वे प्राय ये भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों के भगवान से ज्यादा है। तो ये कहना किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का, कि लोग देखिए कहीं ना कहीं जो शुक्ल जी है वो इतनी तरफदारी तो करते नहीं है कबीर की, तो कहते हैं कि लोग कबीर आदि भक्तों को कहते हैं ज्ञानाश्रयी है, निर्गुण धारा के हैं। वो भूल जाते हैं कि वो कबीरदास भक्त भी है, निर्गुण होकर भी वो भक्त हैं। उनके राम जो है वो वेदांत की ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान ज्यादा हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया आदि कहते हुए प्राय भूल जाते कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों के भगवान ज्यादा है। ये कहना हजारी जी का है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला था जो नाथ तंत्रियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार, यहाँ पे देखें तो परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार
हिंदी वाङ्मय के इतिहास में संत साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। हिंदी वाङ्मय के इतिहास में संत साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान और महत्व है। उनकी सरिता का वह प्रमुख मूल स्रोत है जो उसके आदिकालीन अपभ्रंश रूप से निरंतर प्रवाहित होता है। तो देखिए परशुराम चतुर्वेदी का बिल्कुल ही अलग कबीर जी को लेकर है जो धारणा कि हिंदी वाङ्मय के इतिहास में संत साहित्य जो है, संत साहित्य का एक अपना अलग स्थान है, महत्व है। उसकी सरिता का वह प्रमुख मूल स्रोत है जो उनके आदिकालीन अपभ्रंश रूप से बहता प्रवाहित होता हुआ आया है। नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि कबीर महात्मा थे। नंद दुलारी जी का कहना है कबीर महात्मा थे और उनके द्वारा साहित्य में पूत भावनाओं का समावेश हुआ है। कबीर महात्मा थे, उनके द्वारा साहित्य में पूत भावनाओं का समावेश हुआ है। काव्य तत्व के विचार से उन पूत भावनाओं का उत्कर्ष चाहे ज्यादा ना हो पर इससे उनका महत्व किसी प्रकार कम नहीं होता। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? नई कहानी संदर्भ और प्रकृति, तो नई कहानी अगर देखें तो संदर्भ और प्रकृति जो है, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक इनमें कौन है? देवी शंकर अवस्थी। बिल्कुल ही नया किताब का नाम दे दिया, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक देवी शंकर अवस्थी। शेष जो दिए गए अन्य लेखक है, ऐसी रचनाओं को आपको कोई नोटबुक बना लेना है, लिखते जाना है कि वापस ये रिपीट हो तो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे नई कहानी संदर्भ और प्रकृति मेरे लिए भी नया है और देवी शंकर अवस्थी भी। नामोर सिंह इनका है कहानी नई कहानी, तो नामोर सिंह कहानी नई कहानी। राजेंद्र यादव कहानी स्वरूप और संवेदना करके है। भैरव गुप्त का है कहानी एवं नववर्षांक, तो नामोर कहानी नई कहानी, राजेंद्र यादव कहानी स्वरूप और संवेदना, भैरव गुप्त कहानी एवं नववर्षांक। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक क्या है? महाभारत के अंतिम अंश को बना के अंधा युग लिखा गया नाटक है। महाभारत का देखिए अंतिम अंश, बात ये है ना कि इसने इंगित किया कोणार्क नहीं, महाभारत का जो अंतिम अंश है, महाभारत के अंतिम अंश को जो आधार बनाकर लिखा गया है वो अंधा युग है। ये गीति नाट्य है अंधा युग के बारे में कि ये नाट्य कैसा है, तो ये गीति नाट्य है। इसका प्रकाशन कब हुआ अंधा युग का? 1955 में। तो 2-3 क्वेश्चन हो गए, एक तो ये महाभारत के अंतिम अंश को बना के है, दूसरा अंधा युग जो नाटक है गीति नाट्य है, प्रकाशन कब हुआ? 1955 में हुआ। नाटक के लेखक कौन है? धनवीर भारती जी है। इस नाटक में जो है अंधा युग में क्या है, तो महाभारत का क्योंकि अंतिम अंश को आधार बनाया गया, तो इस नाटक में युद्ध हो जाने के बाद उसके बाद की जो समस्या है उनको चित्रित किया गया है, युद्ध और उसके बाद की समस्या। इस नाटक का कथानक महाभारत के 18वें दिन से लेके, यानी महाभारत का जो 18 दिन है, 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु तक का समय का वर्णन है। नदी प्यासी थी, धनवीर भारती का एक अन्य नाटक था नदी प्यासी थी। और इनके अलावा देखिए शक विजय, तो शक विजय जो है ये 1949 में, शक विजय जो है ये किसका है नाटक? 1949 में उदय शंकर भट्ट का है शक विजय। पहला राजा, ये भी जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क और पहला राजा भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जो है जगदीश चंद्र माथुर का ही 1969 में जो है पहला राजा आता है, 1969 में, और कोणार्क जो इनकी रचना है वो 1951 में है। तो शक विजय 1949 में, पहला राजा 1969 में जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने की कड़ी से प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। ये परीक्षा गुरु से पहले कौन सा ऐसा लिखा गया था? भागवती, निसहाय हिंदू, वामा शिक्षक, अमृत चरित्र। तो ये है निसहाय हिंदू के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है ना, यह परीक्षा जो है इससे भी 1 साल पहले लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाया। और जब प्रकाशित नहीं हो पाया तो इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रख दिया गया। ये कहना निसहाय हिंदू उपन्यास ही है, निसहाय हिंदू, इसके संबंध में ये कहा जा रहा है। और निसहाय हिंदू जो है ना, ये 1890 में बता रहे हैं कि निसहाय हिंदू जो है 1890 के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। तो ऐसे तो राधा कृष्ण दास को पहला वो माना जाता है कि उनकी पहली रचना आई, भले ही 1 साल पहले, लेकिन जब वही है कि जब कोई चीज़ सबके सामने नहीं आया तो फिर आपका वो पहले कैसे हुआ? तो निसहाय जो हिंदू है 1890, इसके रचनाकार हैं श्री राधा कृष्ण दास। परीक्षा गुरु से भी 1 साल पहले ही लिखा गया था, प्रकाशित ही नहीं हो पाया। और ये उपन्यास मूलतः गोवध यानी गाय के वध के निवारण के दृष्टिकोण को लेकर लिखा गया था। वामा शिक्षक 1872 में, और वामा शिक्षक जो है 1872 में ये उपन्यासकार हैं इसके ईश्वरी प्रसाद। तो वामा शिक्षक 1872 ईश्वरी प्रसाद का है। भाग्यवती 1877 श्रद्धाराम फिल्लौरी का। वामा शिक्षक 72 ईश्वरी प्रसाद, भाग्यवती 1877 श्रद्धाराम फिल्लौरी का है।
लक्षणा मूला ध्वनि का भेद कौन सा है? देखिए, ध्वनि के भेदों में कई भेद हैं, जिनमें लक्षणा मूला ध्वनि के भेद के बारे में पूछा गया है। तो लक्षणा मूला ध्वनि का भेद है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अर्थांतर लक्षणा मूला ध्वनि के भेद में अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। आनंदवर्धन ने सबसे पहले ध्वनि के कितने भेद किए? तो आनंदवर्धन ने ध्वनि के 2 भेद किए हैं, जिसमें कौन कौन सा है? एक है अविवक्षित वाच्य ध्वनि अथवा लक्षणा मूला ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि अथवा लक्षणा मूला ध्वनि। विवक्षिता ताने पर वाच्य ध्वनि अथवा अभिधा मूला ध्वनि। ध्वनि के भेद में है एक लक्षणा मूला ध्वनि, अभिधा मूला ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि लक्षणा मूला हो गया, विवक्षिता ताने पर वाच्य ध्वनि, है ना। फिर अविवक्षित वाच्य ध्वनि में है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, और दूसरा है अत्य नृत्य रसकृत वाच्य ध्वनि। और विवक्षिता में, तो यहाँ से ये पता चल रहा है ध्वनि के भेद में 2 है, लक्षणा मूला, अभिधा मूला। अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षिता नपार वाच्य ध्वनि, है ना। फिर यहाँ पे संलक्ष्य व्यंग और असंलक्ष्य व्यंग ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि जिस ध्वनि में वाच्यार्थ अपना पूर्ण तिरोभाव न करके अपना अर्थ रखते हुए भी अन्य अर्थ में संक्रमण करता है, वह यानी जिस ध्वनि में वाच्यार्थ अपना पूर्ण तिरोभाव न करके अपना अर्थ रखते हुए अन्य अर्थ में संक्रमण करता है, वह अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। जैसे यह घर अच्छा है, यहाँ पर घर का तात्पर्य केवल घर ही नहीं है, कोई समृद्धि, संपत्ति आदि सब में है जो उपादान लक्षण से निकलता है। भामा ने समस्त अलंकारों का जो मूल है वो किस अलंकार को माना है? किसने? भामा ने। भामा ने जो है समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? तो वो किसको माना है? वक्रोक्ति को। भामा ने समस्त अलंकारों का मूल वक्रोक्ति अलंकार को माना है। भामा का क्या मानना है कि जो समस्त अलंकार हैं उस अलंकार के मूल में क्या है? अलंकार के मूल में है वक्रोक्ति अलंकार। भामा मूल रूप से अलंकार संप्रदाय के, इससे पहले पता चल जाना चाहिए कि कौन से आचार्य रसवादी है, कौन से अलंकारवादी हैं। तो भामा है अलंकारवादी आचार्य। इनकी अलंकार संबंधी रचना भी काव्य अलंकार है। भामा का काव्य अलंकार, अलंकारवादी आचार्य, और ये मूल वक्रोक्ति अलंकार को मानते हैं। इसी ग्रंथ में भामा ने जो है वक्रोक्ति की परिभाषा दी है। वक्रोक्ति की परिभाषा दी इसलिए उन्होंने माना भी है, तो इसीलिए इन्होंने देखिए जो लिखा है, लोकाति क्रातम गोचरम वचनम। लोकाति क्राताम गोचरम वचनम, अर्थात लोक ये संसार है इसकी सामान्य कथन प्रणाली से भिन्न वक्रोक्ति है। वे लिखते हैं कि सर्वत्र वक्र अर्थ ही शोभा पाते हैं, सर्वत्र वक्र ही अर्थ ही शोभा पाते, इसी से कविता होती है और इसके बिना अलंकार ही नहीं हो सकते। शेष अन्य अलंकारों का विवरण निम्नवत है। उपमा अलंकार के बारे में देखें कि यह अर्थालंकार का प्रमुख भेद है। उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार के बारे में बताते हैं कि ये अर्थालंकार का प्रमुख भेद है। उपमा अलंकार वो होता है जहाँ पर किसी वस्तु की रूप गुण संबंधी विशेषता स्पष्ट करने के लिए दूसरी परिचित वस्तु से, जिसमें देखिए उपमा हम किसे कहते हैं? अर्थालंकार का प्रमुख भेद है उपमा भी। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी वस्तु की रूप गुण, यानी जो रूप कोई भी वस्तु है बहुत सुंदर है, उसकी क्वालिटी को लेकर उसकी विशेषता स्पष्ट करने के लिए हम दूसरे उसी परिचित वस्तु से जिसमें वो विशेषता है प्रत्यक्ष देकर तुलना करते हुए समता करते हैं स्थापित। तो उपमा इस तरीके से 4 प्रकार, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म, इनके आधार पर हम तुलना करते हैं। पीपर पास सरिश्मन डोला। और रूपक क्या होता है? रूपक उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप ही रूपक है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन रे। और यमक में है, यह शब्दालंकार का प्रमुख भेद है जहाँ पर शब्दों के अनेक बार भिन्न अर्थों की आवृत्ति हो, यहाँ पर यमक हो। तो पर वारो उर्वशी, बहुत ही प्रसिद्ध है इनका। बिहारी का सुनो राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है इनका, एनी बेसेंट यहाँ पे कब आई थी इनके बारे में पूछा गया है। तो 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ। शिकागो घोषणा आई थिंक जो है विवेकानंद जी का इसी समय हुआ था ना, 1893 में। तो श्रीमती भारत कब आई थी, एनी बेसेंट कब आई थी? 1893 में। ज़्यादातर समय इनका जब आई तो बनारस काशी में बीता, लेकिन सन 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनती है। इनका एक कहना ये प्रसिद्ध है कि यह अत्यंत अमानवीय कानून है जिसने बच्चों को उनकी माँ से अलग कर दिया। मैं अपने दुखों का निवारण दूसरों के दुख दूर करके करूंगी और सब अनाथ एवं निसहाय बच्चों की माँ बनूंगी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लंदन शहर में 1847 में। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी थी, 1917 में।
एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो आपने 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के, उसके क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे। उसकी तुलना में जो है यहाँ 2022 का जो पेपर देखेंगे दिसंबर वाला, वो आपको थोड़ा सरल लगेगा। तो कठिनाई का स्तर, पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न, हर एक स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक बना बनाया कोई पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाएगा यहाँ पे। मतलब आपको इस तरीके से तैयार, मतलब हर एक तरीके से तैयार अपने आप को रखना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय ना मानकर, मतलब कि कौन से ऐसे चिंतक हैं जो धर्म को शास्त्रार्थ का विषय नहीं मानते, धर्म को शास्त्रार्थ का विषय ना मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिए थे। तो ये है रामकृष्ण परमहंस। ये धर्म को शास्त्रार्थ यानी धर्म पे चर्चा करने का वो नहीं मानते। ये कहते हैं कि धर्म है तो उसको अपने जीवन में अपनाओ, और जब अपने जीवन में अपनाओगे तो प्रसिद्ध चिंतक एवं संत हैं रामकृष्ण परमहंस। तो प्रसिद्ध चिंतक एवं संत रामकृष्ण परमहंस ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया। उनका जन्म बंगाल के कामारपुकुर ग्राम में हुआ। उनका जन्म बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम गदाधर था। इनके बचपन का नाम गदाधर था। रामकृष्ण कहते हैं कि कामिनी कंचन ईश्वर प्राप्ति के सबसे बड़े, कामिनी है यानी मतलब कि स्त्रियों का, और कंचन ईश्वर प्राप्ति के सबसे बड़े बाधक है। और भी अन्य जो संस्थापक थे, जो सुधारक थे समाज के, जैसे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828, स्वामी दयानंद ब्रह्म आर्य समाज 1875 में, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज 1867 में इन्होंने किया, देवेंद्र नाथ ठाकुर तत्वबोधनी सभा 1839 में, ज्योतिबा बाई फूले सत्यशोधक समाज 73। तो राजा राम ब्रह्म समाज, दयानंद आर्य समाज, केशव प्रार्थना, देवेंद्र तत्वबोधनी, ज्योतिबा सत्यशोधक। और राजा राम को 28, आर्य समाज 75, केशव चंद्र 67, तत्वबोधनी 39, ज्योतिबा फूले 73। अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नारकीय महाजनपदवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दिया है। ये कहना किसका है? ये प्रेमचंद जी ने कहा कि एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दिया। ये कहना है प्रेमचंद जी का। ये कथन है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का। बाकी अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। ये शुक्ल जी ने कहा है कि अव्यक्त की अभिव्यक्ति है जगत, जो हमको नहीं दिख रहा है उसकी अभिव्यक्ति जगत है, और कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। कविता जो है अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कवित्व है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? बनारस अखबार, अवध अखबार, समाचार सुधावर्षण, जगत हितकारक। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखिए समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। समाचार सुधावर्षण जो है वो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। इसका संपादन यानी किसने किया? पहला दैनिक समाचार समाचार सुधावर्षण जो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, इसका संपादन किसने किया था? श्याम सुंदर सेन ने। इसका प्रकाशन कब किया गया? 1854 में। कहाँ पे? कलकत्ता से। एक तो आपको ये पता चलेगा हिंदी का पहला समाचार सुधावर्षण है, दूसरा संपादन श्याम सुंदर ने किया, तीसरा प्रकाशन 1854 में हुआ, चौथा कहाँ से? कलकत्ता से। तो कलकत्ता से 1854 में श्याम सुंदर सेन ने समाचार सुधावर्षण इसका प्रकाशन किया। समाचार संपादक, प्रकार, वर्ष और स्थान यहाँ दिया है। जैसे बनारस अखबार, तो बनारस अखबार साप्ताहिक निकलता था, और काशी से बनारस अखबार साप्ताहिक निकलता था 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादकीय में। दैनिक जो है 1858 लखनऊ से निकलता था, और ये जो दैनिक निकलता मतलब दैनिक डेली निकलता था अवध अखबार उर्दू में। तो ये मुंशी नवल किशोर का था अवध अखबार, जो कि उर्दू में निकलता था। उद्दंड मार्तंड जो जुगल किशोर का था, ये जो कलकत्ता से निकल रहा था 1826 से, साप्ताहिक था जुगल किशोर का। और बंगदूत ये भी बहुत प्रसिद्ध है राजा राम मोहन राय का, ये 1829 यानी उद्दंड मार्तंड के भी 3 साल बाद 29 से निकलता था कलकत्ता से। और प्रजा हितैषी 55 आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में, और प्रजा हितैषी। अशांति वीणा कविता में जो है, ये हमारे सिलेबस में है ही यूनिट 5 में। तो अशांति वीणा कविता में प्रियंबल ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया कि वीणा को रचने वाला कौन है? वज्रकीर्ति, धर्मकीर्ति, कृति प्रवाह। तो आपने देखा अशांति वीणा में प्रियंबल जो है वज्रकीर्ति को वीणा का, यानी कौन है? वज्रकीर्ति
वज्रकीर्ति को बीड़ा का रचयिता मानकर इसने याद किया। अज्ञेय की काव्य संग्रह, अज्ञेय का काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार 1961। तो वज्रकीर्ति को याद किया और अज्ञेय के काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार 1961 में संकलित जो असाध्य वीणा, जो कि एक लंबी कविता है, इसका मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन। अज्ञेय के काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार 1961 में संकलित असाध्य वीणा एक लंबी कविता है, इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। अज्ञेय के अन्य काव्य संग्रह में कौन सा है? तो अज्ञेय के अन्य काव्य संग्रह में है भग्नदूत। भग्नदूत 1933 में है ना। और चिंता जो है 1942 में है। इत्तेलम 46 में है। हरी घास पर छड़बर 1949 में है। बावरा हरी 54 में है। इंद्रधनुष रौदे हुए थे 1957 में है। कितनी राहों में कितनी बार 1967 में है। सागर मुद्रा 70 में है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73 में है। नदी की बांक पर छाया 1981 में है। सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? तो ये है उद्धव। इन्हें उद्धव आते हैं ज्ञान देने के लिए, तो आयो घोष बड़ो व्यापारी उद्धव की ओर संकेतित है। उपयुक्त पद शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से है। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ अगर देखें तो कौन कौन सा है? सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों में है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सबसे पहले संपादन, सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। तो रचनाओं का सबसे पहले संपादन कहाँ? कलकत्ता में सन 1841 में राग कल्पद्रुम नाम से। शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? देखिए शासन की बंदूक है ना नागार्जुन जी का, तो ये दोहा में है। अब देखिए इतना है कि किस छंद में ये लिखा गया, आपको ये पता हो सकता आपने कविता तो पढ़ा हो लेकिन ये पता नहीं कि ये दोहा में है, सोरठा में है, बरवे में है, किस में है। तो शासन की बंदूक कविता जो है किस छंद में है? दोहा में। नागार्जुन के द्वारा शासन की बंदूक जो है 1966 में लिखा गया कविता युग धारा 1953 ईस्वी काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये भी पूछा जाता है, पहले तो ये 1966 में आया, ये इंपॉर्टेंट है। 1966 में आया और कौन से में संकलित है? तो युग धारा में। युग धारा कब आया? 1953 में। नागार्जुन के अन्य काव्य संग्रहों में देखें सतरंगे पंखुवाली 1959 में, यानी नागार्जुन के अन्य जो काव्य संग्रह हैं उन काव्य संग्रहों में देखें तो सतरंगे पंखुवाली, इनका सतरंगे पंखुवाली 1959 ईस्वी है। प्यासी पथराई आंखें 1962 में है, प्यासी पथराई आंखें। भस्मांकुर है 1971 में, भस्मांकुर है। तालाब की मछलियाँ 1975 में है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में है। हजार हजार बाहों वाली 1981 में है। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में है। तो सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नगनगास शीर्षक से काव्य लिखा जिसमें 52 कविताएं संकलित है। पत्रहीन नगनगाछ में जो है 52 कविताएं हैं इनकी। इस कृति पर इन्हें सन 1968 में पत्रहीन नगनगाछ में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। सुनी है कि नाही यहाँ प्रकट कहावती ही जू कहो, कल्पाए है सूके कल्पाए है। सुनी है कि नाही या प्रकट कहावती जो काहू कल्पाए है सू कह कल्पाए है। घनानंद की ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? तो घनानंद की इस पंक्ति में देखें तो कौन सा अलंकार विद्यमान है? यमक है। सुनी है कि नाही या प्रकट कहावती जो कहो कल्पाए है सू के कल्पाए है। उपयुक्त घनानंद की इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यमक जहाँ एक या एक से ज़्यादा शब्द, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से ज़्यादा बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार अलग हो वहाँ यमक होता है। संदेह, रूप, रंग आदि का सदृश होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने से संदेह अलंकार होता है। जैसे वदन सुधा निधि जानी के तू संग फिरियो चकोर, वदन कीधो या शीत कर कीधो कमल भयो मोर। भ्रांतिमान क्या होता है? तो भ्रांतिमान जो है रूप, रंग, कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु पर चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। परत 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 भ्रमर सुख टुंड पर भ्रमर धरी कुसुम पलास, धली ताको पकड़न चाह चंबु फल की आस। श्लेष, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष होता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुतु होय। सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का मतलब क्या है? तो दामुल है मतलब आजीवन कारावास। सभी संथालों को क्या हो गया? सभी संथालों को दामुल हौज हो गया।
मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में देखिए दामुल हौज टर्म आया है ना, तो आपको सीधे सीधे मैला आंचल से क्वेश्चन नहीं है। अब ये कह रहा है कि सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। हो सकता है सरसरी निगाह से हम पढ़ के आगे बढ़ गए कि दामुल हौज के बारे में सोचा ही नहीं कि क्या यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ कि मैला आंचल भाई पढ़ भी लिया है मैंने, लेकिन जब जब इसने एनटीए ने क्वेश्चन मैला आंचल से पूछा तो मेरा सर चकरा गया है कि वो ऐसे ऐसी चीज़ों को निकाल रहा है, तो ऐसा अपने पे शक हो रहा है कि यार ढंग से पढ़ा ही नहीं है। मतलब ऐसे कई बार मैंने मैला आंचल के क्वेश्चन को देखे जिसमें मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने मैला आंचल को काफ़ी ढंग से पढ़ाया है, फिर भी इन छोटी छोटी चीज़ों को मतलब ऐसे निकाल के पूछ रहा है इसके अर्थ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। अब दामुल हौज का अर्थ क्या है? आजीवन कारावास। यानी जो टर्म आए, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे ही था कि जो है आपने देखा कि आपने यहाँ जिंदगी नामा है या आपका बंटी है, जिनमें पंजाबी के टर्म आए हैं, तो समानता हम लोग पढ़ के आगे निकल जाते हैं, पर उसने 4-5 टर्म वहीं से निकाल के दे दिया कि ये पंजाबी टर्म है, पंजाबी का पंजाबी से जोड़ दो। अब ये पता लगा कि ऐसे ही निकल जाते हैं, उस टर्म का अर्थ नहीं खोजते। अब यहाँ पे जो मैला आंचल सभी पढ़ा होगा, फिर सभी संथाल को दामुल हौज हो गया, और दामुल हौज का मतलब आजीवन कारावास, इस पर ध्यान ही नहीं जाए। रेणु का जो मैला आंचल उपन्यास है 1954 में प्रकाशन में आया, उसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनके अन्य प्रमुख उपन्यास में है परती परिकथा 1957 ईस्वी में है। तो परती परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी में है, जुलूस 1965 ईस्वी में है, कितने चौराहे 1966 ईस्वी में है, पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी है, राम रतन राय 1971 ईस्वी है। तो यहाँ पे मेरीगंज 1954, इनके प्रमुख में उपन्यास परती परिकथा 57, दीर्घ तपा 63, जुलूस 65, कितने चौराहे 66, पलटू बाबू, राम रतन राय 1971। कहते हैं कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। ये कहना किस उपन्यास के बारे में है? तो यह राग दरबारी। सही बात है, राग दरबारी उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो धोखाधड़ी, गबन है, कुछ भी बचा नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे जैसे उच्च स्तर में आपको गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार सब दिख रहा है ना, वैसे वैसे ये उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक हो गया। ये कहना है राग दरबारी उपन्यास के लिए उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य उपन्यास में है सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962 ईस्वी, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, माकान 1976 ईस्वी, पहला पड़ाव 1976, विश्रामपुर का संत 1998 में। तो ये है उपन्यासों में देखिए, सोनी घाटी 1957, अज्ञातवास 1962, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1976, विश्रामपुर का संत 1998। मनु भंडारी के उपन्यास के बारे में बात करें तो आपका बंटी 1971, महाभोज जो है मनु भंडारी का, एक तो आपका बंटी 1971 में, महाभोज 1979 में है। काशीनाथ सिंह के उपन्यास में है काशी काशी, अपना मोर्चा, रेहन परगु, महुआ चरित। दूधनाथ सिंह का है आखिरी कलाम, निष्कासन, नमो और अंधकारम। वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। ये छंद किस उपन्यास में है कि वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है और तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में? ये छंद किस उपन्यास है? तो ये तमस है। वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में, ये छंद तमस उपन्यास में कहा गया है। भीष्म शाहनी का जो कृत भीष्म शाहनी के द्वारा जो तमस उपन्यास है, भीष्म शाहनी कृत तमस उपन्यास 1973 ईस्वी में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका की त्रासदी का अंकन है इसमें। इनके अन्य उपन्यास में है झरोके 1967 में है, झरोके, कड़ियाँ 1970 ईस्वी में है, वसंती 1980 ईस्वी में है, मैया दास की माड़ी 1988 में है, कुंतो 1993 में है, कुंतो, नीलू नीलमा नीलोफर 2000 में है, जबकि झूठा सच यशपाल का जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का तथा राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। यानी पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी है, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। ये कहना किस चरित्र का है? ये है कहना महामाया भैरवी का। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्धा। ये कहना है महामाया भैरवी का।
बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक उपन्यास ये है, जिसमें प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इसमें इनके प्रमुख पात्रों में बाणभट्ट, निपुणिका, नेवनिया, अघोर, भैरव, भट्टिनी और महामाया है। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वो इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उस भुगत भी रहा है उसको। ये कहना किस कहानी से उद्धृत है? तो ये कहना है पिता कहानी से। पिता कहानी सिलेबस में है। और ज्ञान रंजन की प्रमुख कहानियों में और भी देखें तो कौन कौन सी कहानियां हैं? पिता, घंटा, बहिर्गमन, सीमाएं। जैनेन्द्र की कहानियों में है स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, अपना अपना भाग, बाहुबली, लाल सरोवर, मास्टर जी। आगे की कहानियों में रोज, गैंग्रीन। और इनके अलावा अगर देखें तो जो है आगे की कहानी में रोज, गैंग्रीन, मेजर चौधरी, कभी प्रिया, रमनते तत्व देवता। आगे की कहानी नारंगिया है, पुरुष का भाग्य है। कमलेश्वर की कहानी संग्राम में राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक आदि। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गया था? तो फुलकारी को। भीष्मानी के द्वारा जो चीफ की दावत है ना, वर्गीय लोगों की मानसिकता इसमें जो है दिखता है। उद्देश्य वही है, वर्गीय लोगों की मानसिकता बदलते स्वार्थ संबंध की विडंबना का वास्तविक चित्रण है। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह में है भाग्य रेखा 1953, भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966 ईस्वी, पटरिया 1973 ईस्वी, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998। निम्नांकित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? तीसरी कसम कहानी में कौन सा गीत नहीं है? नानी नानी दतवा पतार ठोरवा छटके जैसन बिजलिया, जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी हमरा पर होकू। तो और इनके अलावा नुनवा चटाई का है, तीसरी कसम में नुनवा चटाई का है, ना ही माली सॉरी घर आ, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है ना? ये तो बहुत अच्छा गाना ही लगा था, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। इसके अलावा ये भी है, नुनवा चटाई काहे नहीं मारली सॉरी घर आ, ये भी है। इनके अलावा जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी हमरा घर होको सहाई, ये मैया हमरे पर होको सहाय। तो निम्नलिखित में से नानी नानी दतवा पतार ठोरवा छटके जैसन बिजलिया गीत ये तीसरी कसम कहानी में नहीं है, जबकि अन्य जो है। मारे गए गुलफाम, ठेस, पंचलाइट, रसप्रिया, लालपान की बेगम, तीन बिंदिया, फणीश्वर जी की कहानियां हैं। सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वानुभूति, शारीरिक अनुभूति, दशाओं से कोई संबंध नहीं है? तो शुक्ल जी का अगर आपने सीरीज मेरा कर लिया होगा तो आप बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ भी रहे होंगे और उत्तर भी आपने बिल्कुल सही लगाया होगा। सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा था कि ये रचनाओं का संबंध, यानी इनके जो रचना है उनका संबंध जीवन की स्वाभाविक साड़ी और अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं रखता। आचार्य द्विवेदी ने लिखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन किसका था? तो गोरखनाथ की भक्ति मार्ग। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो ये चीज़ देखिए, पढ़दत्त उनका मंत्री आके स्कंदगुप्त को समझाता है कि यहाँ पे जो है आपकी माँ जो है, छोटी माँ, उनके बेटे ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। तो वही उनको याद दिलाते हैं कि क्योंकि स्कंदगुप्त को बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, बहुत लोभ नहीं है सत्ता उत्ता का, तो वही कहते हैं कि त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा के लिए, विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में ये संवाद पढ़दत्त के द्वारा कहा गया है। स्कंदगुप्त नाटक जो है 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। इस नाटक के प्रमुख पात्र में है पृथ्वी सेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधु वर्मा,
महादंडनायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, देवसेना। तो नाटक के प्रमुख पात्र में है कौन? पृथ्वीसेन है, स्कंदगुप्त है, पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, देवसेना, विजया, मातृगुप्त, सर्वनाग, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, खिंगिल, मुदगल आदि। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक में है सज्जन, कल्याणी, प्रणय, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से जुड़ा नहीं है? एलिस, जयमाला, नीला, लीला। तो कौन नहीं है जुड़ा, कौन सा नहीं है इसमें? चंद्रगुप्त नाटक। तो जयमाला तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, स्कंदगुप्त में उनकी प्रेयसी, और जयमाला देवसेना है, जयमाला तो उनकी भाभी है। एलिस जो है और नीला और लीला जो दोनों फ्रेंड और ये जो कल्याणी के साथ रहती हैं, तो जयमाला जो है चंद्रगुप्त की नहीं है, एलिस है, लीला है, नीला है, ये सभी है। प्रसाद के द्वारा जो चंद्रगुप्त नाटक जो कि 1931 में रचा गया था, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना अलछेन्द्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। नाटक के प्रमुख पात्रों में देखें तो चंद्रगुप्त, चाणक्य, शक्तार, सिंहरण, आंभिक, राक्षस, पर्वतक। देखिए कौन कौन है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, शक्तार, सिंहरण, आंभिक, राक्षस, पर्वतक, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी। एक निर्देशक की दृश्य आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, ये कहना किसका है? तो ये है ओम शिवपुरी का कहना। एक निर्देशक की दृष्टि से कहते हैं, निर्देशक यानी जो निर्देशन कर रहा है, तो वो कहते हैं कि एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सा सार्थक हिंदी नाटक लगता है, ओम शिवपुरी का कहना है। और बाकी ये आधे अधूरे 1969 में ये नाटक मोहन राकेश का है। और अन्य नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजन, स्पैरो, तले जमीन भी है इनका। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां है। यानी जिंदगी देखे तो स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या, हर एक संध्या उसकी सुइयां है। नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते रहे। अंजू दीदी नाटक में ये किसने कहा था और किससे? तो ये जो है अंजलि कहती है मुन्नी को, अनिमा द्वारा अंजलि को कहा गया, या अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया, या अंजलि द्वारा नीरज को कहा गया। तो अंजू दीदी में देखते हैं वो कितनी स्ट्रिक्ट रहती है और ये इस तरीके से कहती है मैं पूरे घर को अपने घड़ी की सुई की तरह चलाना चाहती है। बाद में बड़ा दुखद अंत होता है। तो ये अपनी फ्रेंड जो है अंजलि, जो अंजू दीदी नाटक में जो अंजलि है जो सबको चलाना चाहती है अपनी उंगली पे, वो उसकी दोस्त है अनिमा। अंजलि जो है अनिमा से ये बात कहती है। और उपेंद्र नाथ अस्क के प्रमुख नाटक, उपेंद्र नाथ अस्क के अन्य नाटकों में जो लक्ष्मी का स्वागत नाटक है, इनका प्रसिद्ध नाटक है, तो उपेंद्र नाथ अस्क के प्रमुख नाटक में जो लक्ष्मी का स्वागत है 1935 में है। और इनके अलावा जय पराजय 1937 में है, जय पराजय 1937। स्वर्ग की झलक करके 1940 में इनके नाटक है, तो लक्ष्मी का स्वागत 1935, जय पराजय 1937, स्वर्ग की झलक 1940 ईस्वी, अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी, अंजू दीदी 1955। लक्ष्मी का स्वागत 35, जय पराजय 37, स्वर्ग की झलक 40, अलग अलग रास्ते 54, अंजू दीदी 55, कैद उड़ान आदि। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नया नंजन है, और काम भुजंग मेरा प्रीणा सहचर है। क्रोध क्या है? मेरी खुराक है। लोभ मेरा नया नंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। ये कहना निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़कर कहता है? तो आपने देखा कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़कर कहते हैं। इसको मैंने देखा कि 2023 में भी इस चैप्टर वाले से क्वेश्चन आया था, क्योंकि ज़िंदगी के हर एक पड़ाव को, कब 47 का जीवन क्या है, 40 के बाद मर जाना चाहिए, क्या क्या सब चीज़ों को कहा है। और इसमें देखिए उसके और अंदर तक जाके लेखक ने पूछा है कि ये जो पंक्तियाँ दी गई है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का, कि उत्तरा का है, स्वाति नक्षत्र का है। हर एक प्रैक्टिस सेट में एक नई दृष्टि मिल रही है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो ये जो कहते हैं ना, ये उत्तरा फाल्गुनी के आसपास जब आपने पढ़ा होगा, निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था जो उत्तरा फाल्गुनी से जोड़ के पढ़ते हैं कुबेर नाथ राय, तो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़कर ये कहते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी से कि क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नया नंचन है, और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। कुबेरनाथ रस धर्मा ललित निबंधकारों में, निबंधकार की श्रेणी में ललित निबंधकार भी आते हैं, उसमें कुबेरनाथ राय का नाम आता है, हजारी प्रसाद का नाम आता है। तो ये जो है इनके प्रमुख निबंध संग्रहों में है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद निषाद युवाश्री, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी,
मराल अंधकार में अग्निशिखा। ये जितने भी निबंध के नाम दिए हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी कोई एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो प्रिया नीलकंठी, रसाकेट, गंधमादन, विषाद, निषाद, मासली, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, मराल, अंधकार में अग्निशिखा। कहते हैं कि आजकल की कविता में नयापन नहीं है, आजकल की जो कविता है उसमें नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का भाव दिखता है। ये कहना किसका है? मजदूरी और प्रेम में कहा जा रहा है कि आजकल की जो कविता है उसमें कुछ नया बात नहीं है, उसमें वही पुराने जमाने की जो कविता है उसी का नकल कर दिया, पुनरावृत्ति कर दिया। ये कहना किसका है? ये मजदूरी और प्रेम निबंध से उद्धृत है और अध्यापक पूर्ण सिंह 6 ही निबंध लिख के, जैसे बिहारी ने बिहारी ससई के 719 दोहे लिख के वो प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, वही चीज अध्यापक पूर्ण सिंह के साथ है, 6 निबंध में प्रसिद्धि। आचरण की सभ्यता, मजदूरी, प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट व्हिटमैन। जबकि कविता क्या है? शुक्ल का उठ जाग मुसाफिर किसका है? विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर। संस्कृति सौंदर्य है नामुमकिन का। निम्न में से कौन विवेकी राय का निबंध संग्रह इसमें से नहीं है? फिर बैतलवा डाल पर उठ जाग मुसाफिर, हर बारिश में, गवई गंध गुलाब। तो विवेकी राय का है, गवई गंध गुलाब भी है, विवेकी का है। फिर बैतलवा डाल पे भी विवेकी राय का, उठ जाग मुसाफिर भी, हर बारिश में इनका नहीं है। हर बारिश में इनका नहीं है, बल्कि हर बारिश जो है निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह जो 1970 में प्रकाशन में आया था। निर्मल वर्मा के अन्य निबंधों में देखें तो छींड़ों पर चांदनी 1964, छींड़ों पर चांदनी है। शब्द और स्मृति 1976 में है इनका। कला का जोखिम 1981 में है। भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 है। आदि अंत और आरंभ 2001 है। जबकि फिर बैतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब, ये सभी भी है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में संस्कृति और जो सौंदर्य है, तो संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? वह अशोक के फूल, विचार वितर्क, मेघदूत एक पुरानी कहानी, शिरीष के फूल। तो इसमें कौन सा वो नहीं है? तो ये है शिरीष के फूल। संस्कृति और जो सौंदर्य निबंध है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में शिरीष के फूल निबंध का उल्लेख नहीं है। जबकि देखिए, शिरीष के फूल का उल्लेख संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नहीं है, जबकि अशोक के फूल, विचार और वितर्क तथा मेघदूत एक पुरानी कहानी आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा रचित निबंध का उल्लेख संस्कृति और सौंदर्य निबंध में है। भारतेंदु मंडल के जो लेखक है, तो भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? तो किसका नहीं करते हैं वो? ललित गद्य का। भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए ललित गद्य का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि लेख, गद्य, प्रबंध तथा निबंध, लेख, गद्य, प्रबंध और निबंध का प्रयोग करते हैं। भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है। भारतीय समाज में कह रहे हैं कि एक द्वंद्व तो कर्म और समाज संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति को लेकर है। एक तरफ भारतीय समाज में एक तरफ द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पना को लेकर है। ये कहना किसका है, किस पुस्तक में है ये बात? तो संस्कृति के 4 अध्याय में है। भारतीय समाज में एक द्वंद्व जो कर्म और न्याय संन्यास को लेकर है, दूसरी प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पना को लेकर है। ये कहना संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक में। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में दिनकर की रचना है, जो 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया। मेरी तिब्बत यात्रा 1973, शांतित्यायन की यात्रा साहित्य है। अन्य देखें तो किन्नर साहित्य, किन्नर यात्रा साहित्य किन्नर। चीन में क्या देखा? मेरी लद्दाख यात्रा। रूस में 25 मास। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर का जीवनी विधा की रचना है ये। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985, हरिवंश जी की आत्मकथा है। ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह से संकलित है? तो ठकुरू बाबा, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। अगर देखें तो ये किससे है? तो यहाँ पे महादेवी वर्मा के जो ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र संग्रह में संकलित है। इनके अन्य रेखा चित्र में है अतीत के चलचित्र 1941 है, मेरा परिवार 1972 में है, पथ के साथी 1956 है, महादेवी वर्मा का संस्करण विधा। शरद चंद्र ने रविन्द्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि माना है? तो व्यास के बाद। शरद चंद्र ने रविन्द्रनाथ को अपने समय में, आवारा मसीहा में आपने देखा है कि ये उनको अपना गुरु मानते हैं, तो शरद चंद्र ने रविन्द्रनाथ को व्यास के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर को लिखने में कुल 14 वर्ष लग गया, और विष्णु प्रभाकर के उपन्यास ढलती रात 1951 ईस्वी में, यानी विष्णु प्रभाकर का ये जो है उपन्यास
ढलती रात 1951 में, टटके बंधन 1955 में, स्वप्नमयी 1956 में, अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी, संकल्प 1993 ईस्वी आदि। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया। ये किसमें देखने को मिलता है? तो तुलसीराम। तुलसीराम जो है गौतम बुद्ध के लिए कहते हैं कि जो स्थान आम्रपाली का था गौतम बुद्ध के लिए वही था मेरे लिए नटनिया का। तुलसीराम का है ये। दलित आत्मकथाकार तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा 2 भाग में लिखा है। मुर्दैया जो कि आपके पाठ्यक्रम में, तो तुलसीदास जी का ये जो कहना है, तुलसीदास का नहीं है, तुलसीराम का है। जो मुर्दैया है 2010 यूनिट 10 में जो आपका गद्य विधा में लगा हुआ है, तो इसमें जो है तुलसी जो राम है उन्होंने कहा है। और दूसरा भाग बड़ी कड़ी करके 2013-14 में आता है। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पे विचार करना है कि जो नाग लिपि से नागरी लिपि नामकरण नहीं हुआ है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि वैज्ञानिक नहीं है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी पड़ा। देवनागरी लिपि अक्षरित नहीं है, नहीं अक्षरित तो है ही। तो देवनागरी से आपने देखा लिपि से कई बार क्वेश्चन आया, तो ये कुछ आपके लिए नया नहीं है। वर्णमाला का क्रम बहुत ही वैज्ञानिक है देवनागरी का। नगरों में प्रचलित होने से, नगर में प्रचलित है तो देवनागरी हो गया। और गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पे नागरी नाम पड़ा है। देवनागरी लिपि अक्षरित है। प्रत्येक वर्ण के लिए ध्वनि अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी का नामकरण हुआ। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में इन्होंने किया था। अवधी और ब्रज में निम्नलिखित वैसा में मिलता है। अवधी और ब्रज में क्या समान है? अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। तो अवधी का संबंध किससे है? अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से। अवधी अगर आप देखेंगे तो ये पूर्वी हिंदी से है, जबकि जो ब्रज है तो ब्रज किससे है? पश्चिमी हिंदी से है। अवधी में ए ओ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है। ए औ का अगर ये देखें तो ऐ औ कहते हैं, और किंतु ब्रज में ये स्वर अ ओ के रूप में होता है। ध्वनि के स्तर पर अवधी अकारांत है, जबकि ब्रज उकारांत है। अवधी में छठपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा है। अवधी में पुल्लिंग संज्ञा पद व पर जुड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा मिलती है, जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए अवधी और ब्रज का बहुत अच्छे से तुलना इन्होंने कर दिया है कि अवधी का संबंध जो है पूर्वी से है, ब्रज का पश्चिम से है। अवधी में यही ए ओ ऐ औ हो जाता है, किंतु वही ब्रज में ये स्वर ऐ औ के रूप में उच्चरित होता है। अवधी में पुल्लिंग संज्ञा पदों में व पद से जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में नहीं है। तो ध्वनि के स्तर पर अवधी अकारांत है। ध्वनि के स्तर पर देखें तो अवधी अकारांत है, जबकि ब्रज उकारांत है। ब्रज भाषा सौशेनी अभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी के तहत आता है, जबकि अवधी अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी के तहत आता है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर देखना है, हमको चुनना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रचना रैदास का है। कबीर परिचय में अनंतदास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्य का उल्लेख किया है। जम्बनाथ का जन्म तालवा किनार में है। अलख दरीबा का संबंध निरंजनी से है। दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधू शीर्षक से संत रजब ने संकलित किया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए बी और ये ऑप्शन सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास का है। कबीर परिचय अनंतदास ने उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बात की है। और दादू की जो समग्र रचनाएं हैं, तो दादू की जो समग्र रचनाएं अंगो बधू शीर्षक से संत रज्जब ने उसको संकलित किया है ना। तीनों ही सही है ये। और बाकी जम्बनाथ जो है, जम्बनाथ का जो जन्म है 1451 से 1523 नागौर में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु जो थे जम्बनाथ के गुरु का नाम है बाबा गोरखनाथ। अलख दरीपा सत्संग स्थल दादूपंथ से जुड़ा हुआ है। दादूपंथ के प्रवर्तक है दादू दयाल। यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है। रघुवंश की हरिघाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। गगन गिलकृत आवाक में पश्चिमी घाट की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन मिलता है। यात्री के उपनाम से मशहूर नागार्जुन ने घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख है। तो इसमें कौन सा सही है? तो ए बी और ई ऑप्शन सही है। यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथन सही है। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है। रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेश का चित्रण है। निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख है। गगन गिलकृत आवाक में कैलाश मानसरोवर यात्रा वृत्त पर चित्रण किया गया है। नागार्जुन संस्कृत
और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र जो है राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत। नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करना है। अस्क का नाटक कैद काफी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ। प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है। प्रसाद का नाटक ध्रुवस्वामी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुआ। भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधों की पवित्रता एवं कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार है। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सही आपका होगा कि उपेंद्र नाथ अस्क जो है, इनका नाटक जो है उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक कैद, उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक जो कैद है वो काफ़ी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में, यानी उपेंद्र नाथ अस्क का जो नाटक काफ़ी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। बच्चन सिंह के अनुसार अस्क पहले नाटककार हैं। बच्चन सिंह ऐसा कहते हैं कि अस्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से जोड़ दिया और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा है। दूसरी बात, पुराण कथा का आधुनिक उपयोग, पुराण कथा जो है इसका आधुनिक उपयोग किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा 1969 अत्यंत सृजनात्मक ढंग से। इस नाटक के संदर्भ में लेखक की युक्ति है कि ये नाटक ना पौराणिक है, ना ऐतिहासिक, ना यथार्थवादी, ये तो एक मॉडर्न एलिगोरी है, आधुनिक अनुयुक्ति का मंचीय रूप। प्रसाद का नाटक ध्रुवस्वामी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह, ये दोनों नाटक एक ही वर्ष 1933 में प्रकाशित हुआ। प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910, अंतिम नाटक ध्रुवस्वामी 1933 था। सज्जन 1910, अंतिम ध्रुवस्वामी। इनके अन्य नाटक में कल्याणी परिणय 1912 में है, विशाख 1921 में है, अजातशत्रु 1922 में है, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में है, कामना 1927 में है, स्कंदगुप्त 28 में है, चंद्रगुप्त 31 में है। तो सज्जन 10 में, ध्रुवस्वामी 33 में। देखिए ध्रुवस्वामी इनका 1933 में है, स्कंदगुप्त 1928 में, नहीं स्कंदगुप्त पहले लिखा गया, फिर 31 में चंद्रगुप्त लिखा गया और इसके बाद 33 में ध्रुवस्वामी इन्होंने लिखा था। बाकी फिर सज्जन तो 1910 में ही था, कल्याणी परिणय 12 में, विशाख 21 में, अजातशत्रु 22 में, जन्मेजय 26 में। रिपोर्टाज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। अंग्रेजी शब्द रिपोर्टाज का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है, रिपोर्ट का रिपोर्ट। इस रचना विधा का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ। रिपोर्टाज जो है इलिया एरुनबुर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा हासिल की। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा किसने शुरू की? तो शिवदान सिंह चौहान की रचना है लक्ष्मीपुरा रूपाव, दिसंबर 1938 से शुरू हुआ। बंगाल की दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में रांगे राघव द्वारा बंग समाचार के लिए लिखित रिपोर्टाज भी अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। तो पूरे ही रिपोर्टाज का निचोड़ आपसे पूछा है। अंग्रेजी शब्द जो आज का रिपोर्टाज है जो टर्म, ये रिपोर्ट का समानार्थी, रिपोर्ट से आया रिपोर्टाज। और जो इलिया एहरिनबर्ग है, इलिया एहरुनबुर्ग ने ही रिपोर्टाज के एक कुशल लेखक के रूप में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा हासिल की। हिंदी में जो रिपोर्टाज लेखन हम समझते हैं कि कहाँ से आया, कैसे हुआ, तो लक्ष्मीपुरा आपने इसके पहले सुना होगा कि शिवदान सिंह चौहान ने पहला वही लिखा लक्ष्मीपुरा। ये परंपरा जो शुरू किया, और ये रूपाव पत्रिका के बारे में भी सुना होगा, तो रूपाव में दिसंबर 1938 से शुरू हुआ। बंगाल का जो अकाल पड़ा, महामारी पड़ा, इसमें भी रांगे राघव द्वारा तूफानों के बीच करके 1941 के लिए लिखित रिपोर्टाज बहुत ही अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। और रिपोर्टाज जो है टर्म कहाँ से आया है? फ्रांसीसी टर्म है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास ही हुआ था। और इस शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा 1897, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की यात्रा, उसमें भी ब्यौरा दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनना है। नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है, यानी जो नई समीक्षा है वो काव्य का जो निरपेक्ष अस्तित्व है उसको स्वीकार करती है। नई समीक्षा का आरंभ 19वीं सदी में ब्रिटेन में हुआ। इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एलन टेट ने किया। इलियट का मानना है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी तो अतीत को प्रभावित करता है। ये कौन मानता है? इलियट मानते हैं। इलियट ही मानते हैं कि कवि का मन असंख्य भावना, पदावली, बिंब के ग्रहण और संचयन से बना हुआ होता है। वर्ड्सवर्थ ने कविता में भावना के स्थान पे कथानक का ज़्यादा महत्व दिया है। तो एक ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2023 में ट्रेंड देखने को मिला। तो ये कुछ क्वेश्चन है कि एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा जो है हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ इसमें सही है, क्या चीज़ गलत है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए सी डी ऑप्शन सही है इसमें। नई समीक्षा जो है काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है, नई समीक्षा।
इलियट का मानना है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी तो अतीत को प्रभावित करता है, ये इलियट कहते हैं। और इलियट ये भी कहते हैं कभी का मन जो है असंख्य भावना पदावली बिंब के ग्रहण एवं संचय से बना है। नई समीक्षा का आरंभ 20वीं सदी में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिनबर्ग ने किया। न्यू क्रिटिसिज्म शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी? तो न्यू क्रिटिसिज्म जो है ये परिभाषा देने वाले सबसे पहले जॉन क्रो रैनसम है। उन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 की भूमिका में ये चीज़ कहा। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात टी.एस. एलियट और आई. रिचर्ड से माना जाता है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लगा, कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है। बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार करना है। बिंब केवल संकेत करता है, जबकि प्रतीक उसे प्रत्यक्ष या संवेद या ग्रहण बना देता है। बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ है। विभिन्न संवेदनाओं के बीच चुनाव करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्रतीक विधान में संभव नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखना है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्रतीक द्वारा प्रायः सूक्ष्म विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो बिंब और प्रतीक पर आधारित उपयुक्त कथन में देखें तो बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है बिंब। अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब प्रदान का मुख्य हाथ होता है। प्रतीक द्वारा प्रायः सूक्ष्म या विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयास किया जाता है। प्रतीकवाद वास्तव में आंतरिक घनीभूत अनुभूति को विशिष्ट भंगिमा के साथ संगीतात्मकता अभिव्यक्ति पर बल देता है। वस्तु व्यक्ति भाव रूप गुण आदि को इंद्रिय गोचर हृदयंगम बनाने के लिए जो स्पष्ट संप्रेषणा प्रस्तुत विधान के उपयोग की प्रणाली है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कौन से कथन सही है? फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। विलियम केरे और अन्य पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद हुआ। सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। ये देवी का क्वेश्चन, इसमें भी वही गहराई है जिसमें आप देखें कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसी की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। और जॉन गिलक्राइस्ट जो थे इसमें हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, जॉन गिलक्राइस्ट। और सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया, ये बात भी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उस समय अंग्रेजों ने अपने ही उसे चलाया था, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य पुस्तकें जो है वो लिखने की व्यवस्था की गई कि हिंदी का लिखा जाए, उर्दू का लिखा जाए। और जो उर्दू के अध्यापक थे वो जॉन गिलक्राइस्ट थे। सदल मिश्र जो है खड़ी बोली का प्रसार कॉलेज से जुड़कर किए। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जो है आगरा में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई, जिसमें इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार के नाम से प्रकाशित किया गया। कथासार के लेखक या अनुवादक पंडित रतनलाल थे। विलियम केरे विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया। बाइबिल का हिंदी अनुवाद केरे ने किया। इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, परंतु इन्होंने कई पादरियों के सहयोग से इंजिल का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में किया। इंजिल का राम मोहन राय के संबंध में है कि वे बहुदेववादी कर्मकांड के समर्थक थे। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता से संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। वे स्वयं को वेदांती मानते थे। तो मतलब इसमें क्या सही है? तो देखिए राजा राम मोहन के संबंध में देखिए वे भीतर में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे ही। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से भी जुड़े थे। वे मूलतः युक्तवादी और नैतिकवादी धर्मानुयायी भी थे। वे आधुनिक भारत की नींव पर पहला पत्थर राजा राममोहन राय ने इसी के संदर्भ में उन्हें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी उन्होंने की थी। सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयोग किए हैं? धन्य, सुचिते, गीते, मुक्ते, शुभे। तो सरोज स्मृति जो अपनी पुत्री को लेकर निराला जी ने लिखा है, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री को प्रेम से धन्य, यानी जब वो लिखते हैं शोक गीत जो अपनी पुत्री की याद में, तो बार बार वो नाम अलग अलग करके संबोधित करते हैं। धन्य, कभी शुचिते, कभी गीते करके प्रयोग करके संबोधित करते हैं पुत्री सरोज को। निराला ने 1935 में सरोज स्मृति नामक लंबी कविता की रचना की, जिसे शोक गीत कहते हैं। ये रचना निराला ने अपनी 18 वर्षीय जो पुत्री सरोज है उसके निधन के उपरांत की थी। सरोज स्मृति प्रथम काव्य संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित है। अनामिका में संकलित अन्य कविताओं में सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है, ये पंक्ति, ये जो अन्य है कविताएं हैं।
भारत भारती के वर्तमान खंड यानी यूनिट 5 में जो आपका लगा हुआ है भारत भारती, तो भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? भारत भारती जो उपशीर्षकों में विभाजित है उसमें अंग्रेज का राज, शिक्षा की अवस्था, कृषि और कृषक, स्वतंत्रता की कामना, दुर्भिक्ष। तो ये जो है 3 पार्टों में बटा हुआ है। ABC करके आपको ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट करके सही उत्तर तक जाना है। तो जो भारत भारती के वर्तमान खंड, जो भारत भारती है इसके वर्तमान खंड में निम्नलिखित उपशीर्षकों का वर्णन इस प्रकार है। कृषि और कृषक, यानी भारत भारती को जो बांटा गया वर्तमान खंड में कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था, कृषि कृषक, शिक्षा की अवस्था, दुर्भिक्ष, वर्तमान भारत, गोवध, साहित्य, मंदिर और महंत। मंदिर और महान। भारत भारती 1912 में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य है। तो ये कब रचा गया? 1912 में एक रचित काव्य है। भारत भारती लिखने पर गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया। गुप्त जी को इस रचना की मूल प्रेरणा मुसद्देहाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय काव्य भारत दर्पण से प्राप्त हुआ। भारत भारती में कितने खंड है? तो 3 है, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड। गुप्त जी की अन्य रचनाओं में कौन सा है? रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925, झंकार 1929। तो रंग में भंग 1909, जयद्रथ 10, पंचवटी 25 में, झंकार 29, साकेत 31, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 57 में। भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? बदायूंनी, अल गजाली, अलबर्नी, इब्न बतूता, इबे सीना। तो किसका किसका हुआ है? CDE ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए CDE में आपका है जो अल गजाली, यानी भूल गलती कविता में ऐतिहासिक व्यक्ति में अल गजाली है। अल गजाली के अलावा जिनका उल्लेख हुआ है उनमें कौन से हैं? इब्रे सीना और इनके अलावा अलबर्नी। भूल गलती कविता में निम्नलिखित व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? अल गजली, इब्ने सीना, अलबर्नी। गजानन मुक्तिबोध की रचनाओं का नाम चांद का मुंह टेढ़ा 1964। तो चांद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980 में है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। भूल गलती नामक कविता उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में 1964 में प्रकाशित हुआ। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में। तो अंधेरे में इनकी जो कविता है उसका पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे के नाम से हुआ था। मानस का हंस उपन्यास के पात्र इसमें कौन है? तो मानस का हंस सुमिरत दास, मोहिनी बाई, इकबाल सिंह, अब्दुल्ला बेग, मेघा भारत। तो इसमें से कौन कौन है पात्र में? तो मानस का हंस जो उपन्यास है, मानस के हंस उपन्यास के पात्र में है अब्दुल्ला बेग, यानी पात्रों में देखें तो अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई, अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई, मेधा भगत, पंडित आत्माराम, भैरव सिंह, रत्ना आदि। मानस का हंस 1972 ईस्वी अमृतलाल नागर द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। अन्य उपन्यास में महाकाल 1947, सेठ बाकेलान 1955, बुध और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग की नपुर 1960, अमृत और विष 1966, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजर नैन 1981 आदि है। मैला आंचल 1954 में फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है जिसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इसमें प्रमुख पात्रों में है सुमरत दास, डॉक्टर प्रशांत कमली, बावन दास, बलदेव, लक्ष्मी, तहसीलदार विश्वनाथ। तमस 1973 भीष्म शानी का उपन्यास है। ये भारत विभाजन की सांप्रदायिक विवेचना पर आधारित है। तमस उपन्यास के प्रमुख पात्र में है इकबाल सिंह, रिचर्ड, लीजा, देवदत्त। देखिए इकबाल है सिंह, रिचर्ड है, लीजा, देवदत्त, जनरल अजीत सिंह, मास्टर रामदास, ये सभी हैं। झूठा सच जो उपन्यास है, झूठा सच उपन्यास का स्त्री पात्र में कौन कौन है? मोहन, मोनी, लक्ष्मी, बंती, पूरनदेही, सीलो। तो कौन कौन इनमें है? तो जो इसमें पात्र में अगर देखें तो कौन कौन सी हैं इसमें? तो ये है पूरनदेही, पूरनदेही के अलावा शीलो है, बंती है। झूठा सच में बंती का नाम और पहले भी आया हुआ है। बंती है, सीलो है, पूरनदेही है। देखिए पूरनदेही, सीलो तथा बंती ये जो है झूठा उपन्यास की पात्र हैं। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास 2 भाग में है जिसका पहला भाग 1958 में है, दूसरा भाग 1960 में प्रकाशन में आया। पात्रों में जयदेवपुरी, तारा कनक है। यशपाल के दादा कामरेड 1941 में यशपाल का दादा कॉमरेड आया था। देशद्रोही 1943 में आया और जो दिव्या उपन्यास है 1945 में, दादा कॉमरेड 46 में, अप्सरा का श्राप 1965, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी में। आपका बंटी उपन्यास जो कि सिलेबस में लगा है उसके बाल पात्र में कौन कौन आते हैं? बच्चों के नाम पूछे गए हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जो पात्र आते हैं। तो उसमें जोत है, जोत के अलावा अम्मी भी है और जोत अम्मी के अलावा टीटू भी है।
तो देखिए जोत, अमी और टीटू मनु भंडारी जी का है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो जोत है, अमी और टीटू आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं। आपका बंटी 1971 में मनु भंडारी का उपन्यास है। विषय वस्तु के माध्यम से दिखाया गया कि कैसे एक बच्चा मध्यम वर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद की स्थिति एक बच्चे की दुनिया का भयावह दुःस्वप्न बन जाती है। इस उपन्यास के अनेक प्रमुख पात्रों में अगर देखें तो कौन कौन है? बंटी है, शकुन माता है, अजय है पिता उनके, डॉक्टर जोशी, वकील चाचा, मीरा है। मनु भंडारी एक अन्य उपन्यास महाभोज है, उनका प्रकाशन महाभोज का 1989 में है। इस उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण है। उपन्यास के प्रमुख पात्र में है विशेषण, हीरा, रुक्मा दा साहब, सदाशिव अत्रेय, जोरावर और शुक्ल बाबू। तो विशेषण है, हीरा है, रुक्मा दा साहब, सदाशिव अत्रेय, जोरावर, शुक्ल बाबू है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर के संदर्भ में विचार करें तो ये इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। मातादीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। मातादीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। तो ये आप देखेंगे इंस्पेक्टर मातादीन 2023 में भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि ये जो गया था जो इंस्पेक्टर, तो क्या क्या हुआ? अपराधी को भी पकड़ने गया था कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने गया था। इसने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ था। माता दी ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी थी। देखिए इंस्पेक्टर माता दीन जब चांद पर गया तो माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त। क्या था? चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ था। उसने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। माता दीन चांद पर भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए गया था। क्यों गया था? सार्वजनिक अभिनंदन हुआ, यहाँ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उसको भेजा गया। उसने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का उसको आदेश प्राप्त हुआ। माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह कम करा दी। चांद की पुलिस जो है वहाँ की तनख्वाह कम करा दी। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परशाई की कहानी, इनके कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, ये भी है। निम्नांकित कथनों के संदर्भ में विचार करना है कि अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है। अपना अपना भाग्य। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्त किया गया है। ढुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति को उजागर करता है। राई कहानी गांव और संघर्ष शहर के संघर्ष को दिखाता है। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी। यानी हर एक कहानी से लेके आपको एक एक चीज पूछ दिया गया, मतलब पूरे कहानी से अगर देखा जाए एक क्वेश्चन, उसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक टोकरी पर मिट्टी आपने देखा, एक असहाय विधवा के स्वाभिमान का इसमें अभिव्यक्ति मिलता है। और एक टोकरी पर मिट्टी जो कि माधवराव शप्रे का है, एक कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ में छपा था। दुलाई वाली कहानी जो है वो पर्दा प्रथा की विसंगति को उजागर करता है। राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, सरस्वती पत्रिका में 1907 में प्रकाशन में आया। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या का क्या मतलब है, उसके प्रति प्रेम की टकराहट को दिखाता है। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी, जिसका प्रकाशन कानों में कंगना का 1913 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशन में आया। इनकी अन्य कहानियों में गांधी टोपी 1938, शावनी समा 1938, नारी क्या एक पहेली 1951, हवेली और झोपड़ी 51, देव और दानव 1951। अपना अपना भाग्य जैनित्व द्वारा रचित कहानी है। इसका प्रकाशन यानी अपना अपना भाग्य का 1929 में कलकत्ता से निकलने वाली विशाल भारत पत्रिका में हुआ। जैनिन की प्रमुख कहानी में है फांसी 1929 ईस्वी, जयसंधि 1929 ईस्वी, वातायन 1930 ईस्वी में, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी में, एक रात 1935 ईस्वी में, दो चिड़िया 1935 ईस्वी, पाजेब 1942 में। अपना अपना भाग्य कहानी की विषय वस्तु समाज में रहने वाले गरीब और लाचार बालकों का शोषण और तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा उपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं उनके स्वार्थ को उजागर करता है। राही कहानी का प्रकाशन कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र 1947 करके है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करेंगे तो महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। महंत जो है दो उनके शिष्य चेले के साथ आते हैं ना, गोवर्धन और नारायण के साथ। पहले अंक में बाजार का दृश्य है। पहला प्रकाशन 1981 में हुआ। तीसरे अंक का स्थान जंगल है, पांचवें का शमशान है। तो ये आपको देखना है कौन से अंक का क्या है।
और बाकी 2 शिष्य थे। 1881 में प्रकाशन हुआ। तीसरे अंक का स्थान जंगल है। और ये जो है प्रश्न 6 अंकों में है। पहले में तो बाहरी प्रांत का है और फिर इसके बाद बाहरी प्रांत के बाद जंगल है। फिर बाहरी प्रांत हो गया, जंगल हो गया, बाजार हो गया, राजसभा हो गया, अरण्य हो गया, शमशान हो गया। तो बाह्य प्रांत, फिर बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य, शमशान। भारतेंदु जी के अन्य नाटकों में है बैल की हिंसा, हिंसा नाभोती 1873, विशेष विष्णुवर्धन 76, प्रेम जोगनी 75, चंद्रावली 76, भारत दूरदर्शन 80, नील देवी 81, सती प्रताप 83। भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में विचार करना है कि भारत की भुजबल जग रक्षित, भारत विद्यालय ही जग शिक्षित। ये पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। देखिए भारत अंधेर नगरी से भी क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा से भी है। और इसमें पहला है कि भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्यालय ही जग शिक्षित। ये पंक्ति नाटक के कौन से अंक में है? भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन सन 1880 में हुआ। इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन मध्य भाग है। जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया। भारत दूरदर्शन नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रास की संज्ञा दी। तो कौन से इसमें बातें जो है सही है? 1880 में ये लिखा गया, अंधेर नगरी 81 में था। जागो जागो रे भाई गीत जो है इसमें वो राग चैती गौरी में है। नाटककार ने राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने को ये कहा। और भारत दूरदर्शन नाटक को हरिश्चंद्र ने नाट्य रास की संज्ञा दी है। भारतेंदु द्वारा रचित भारत दूरदर्शन नाटक में कुल 6 अंक है। 6 अंकों में वीथी, वीथी यानी एक योगी गाता है। शमशान, टूटे फूटे मंदिर, भारत का प्रवेश, मैदान, भारत दुर्दैव का प्रवेश, है ना। तो 6 अंकों में पहले वीथी एक गली में योगी गाते हुए आता है। दूसरे में देखता है शमशान है, टूटा फूटा मंदिर है, भारत प्रवेश करता है वहाँ पे। तीसरा है मैदान, जहाँ पे भारत दुर्दैव आता है। फिर वो ऑर्डर देता है सभी को, तो फिर रोग आता है, किताब खाना, गंभीर वन का मध्य भाग, वहाँ पे भारत भाग्य का प्रवेश होता है। अंधा युग के संबंध में, जो अंधा युग है इसके संबंध में कहा है कि इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्ति एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्रण प्रस्तुत है। इसके तृतीय अंक का शीर्षक गांधारी का साप में गांधारी कृष्ण कृष्ण को साप देती है। इस नाटक पर इलियड के वेस्टलैंड का प्रभाव माना जाता है। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं। अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्ज्वल और निर्मल नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखना है जो अंधा युग है ये 1955 में धनवीर भारती का अंधा युग, धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा व्यक्ति और सामूहिक विघटन का सजीव चित्रण है। अंधा युग की किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्ज्वल और निर्मल नहीं है। इस नाटक पर इलियड के वेस्टलैंड का प्रभाव है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, संजय। तो ये देखिए सारे वेस्टलैंड का प्रभाव इलियड के है ही। बाकी अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी। और कुल मिला के ये नाटक जो है अंधा युग 5 उसमें है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का जसद, गांधारी का साप, विजय एक क्रमिक हत्या। तो गौरव नगरी से शुरू होता है पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का जो साप देते हैं, विजय एक क्रमिक हत्या। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इससे क्वेश्चन आए ही ना। मतलब फर्स्ट पेपर में भी 23 जून के शिफ्ट फर्स्ट में भी सेकंड में भी कर लिया, अब फिर से आया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के बारे में बताना है। कुछ लाख की वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा था, नाखून की ज़रूरत होती थी। मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, यही उसकी भयंकर पार्श्व वृत्ति के प्रतीक है। वाल्मीकि की रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। समस्त अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया। ये बात चाहे भी तो वो नहीं भूल सकता हूँ। विदर्भ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों को। अब देखिए इसे आप बहुत अच्छे से इसको करे होंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। और बार बार हम ये भी ध्यान दिला रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते उनमें से एक है, निबंध के लेखक हजारी जी हैं। ललित निबंधकार के तौर पे जाने जाते हैं। मनुष्य के नाखून की ओर कहते हैं देखते हैं तो कभी कभी निराश हो जाते हैं। ये उनकी भयंकर पार्श्ववृत्ति के जीवन प्रतीक उन्हें लगते हैं। और कुछ लाख वर्षों के पहले की बात है जब मनुष्य जंगली हुआ करता, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। समस्त अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया। ये बात चाहे भी तो नहीं बोल सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व। क्या भूलू क्या याद करूं के बारे में है। हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था।
ठाकुर यादवेंद्र सिंह की कहानी संग्रह हार से हरिवंश बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह का नाम का प्रेरणा लिया था। वैसे हमने इसे चैनल पे पूरा करवा दिया है, आप पहले पढ़ के आएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। पंडित रामनाथ नरेश त्रिपाठी को दुलारे दोहावली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला था। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपए प्रतिमास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में रख लिया था। यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त, ब्रजलाल गुप्त थे। तो क्या बोलूँ कि याद करूँ लेखक बच्चन जी। और जो रानी कह रहे हैं, रानी तो आपने अच्छे से अगर पढ़ा होगा कि मिट्टू लाल की बहन का नाम राधा है, राधा की बेटी महारानी है, महारानी की बेटी फिर कौन है, रानी है। तो रानी जो है इनके प्रताप नारायण जो मिश्र थे उनके समकक्ष में आएंगी। तो बच्चन जी की आत्मकथा है ये। ठाकुर यादवेंद्र सिंह की कहानी संग्रह जो हार था, यादवेंद्र की कहानी हार से ही जो है प्रथम काव्य संग्रह का नाम इन्होंने लिया था बच्चन जी ने। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपए प्रतिमास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया, बात सही है। यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी थे, प्रकाश चंद्र गुप्त थे, ब्रजलाल गुप्त थे। 4 भागों में है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ। 1969, नीड़ का निर्माण 70, फिर बसेरे से दूर 78, 10 द्वार से सोपान 85। स्मृति की रेखाओं के संदर्भ में बात कर रहा है कि इस पुस्तक के सभी पात्र स्मृति की रेखाओं में महादेवी जी के जीवन से जुड़े हैं। पुस्तक की शैली पत्रात्मक है। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्ग से जुड़े हैं। इसमें स्मृति नाम की स्त्री का चित्रण है। इस पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। तो देखिए, स्मृति की रेखाएं जो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है वो रेखाचित्र विधा की रचना है। इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी वर्मा जी से जुड़े हैं। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्ग से जुड़े हैं, ये भी बात सही है, निम्न वर्ग से हैं। इस पुस्तक में अर्थात से यानी यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। महादेवी जी द्वारा रचित अन्य रचनाओं में श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार भी है। भोला राम का जो जीव है उसके बारे में है कि इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य किया गया है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया है। इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। तो वैसे भी आप देखेंगे लाल फीताशाही को दिखाया गया है एक व्यंग्य के माध्यम से, जो है हरिशंकर जी ने स्पष्ट किया है कि कितना भ्रष्टाचार है सरकारी महकमे में। तो पौराणिक कथा को आधार बनाने की व्यंग्य को निर्मित किया है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता है। एक व्यंग्य लेखक है परसाई जी और इनके व्यंग परक रचनाओं में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तालव्य, मूर्धन्य, कंठ, वर्ष, कौन सी ध्वनियाँ कौन सी हैं, ये सही से सुमेलित करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन ध्वनियों में जैसे तालव्य में है च छ ज झ करके है, मूर्धन्य ट ठ ड ढ ढ, कंठ क ख ग घ, वस ल स ह न। आलोचनात्मक निबंध में मुसद्दे और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारतीय रंग दृष्टि की खोज, कवि के बोले खरक। तो यहाँ पे आलोचनात्मक निबंध को रचनाकार से सुमेलित करना है। तो मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका शमशेर बहादुर सिंह का, नई कविता का आत्मसंघर्ष गजानन जी का है, भारतीय रंग दृष्टि की खोज नेमीचंद जैन का है, कवि के बोल खरक हिरवानी विजय देवनारायण शाही का है। आइए रिचर्ड इलियट, अरस्तु, कॉलरिज, इनकी रचनाओं का सही से सुमेलित करना है। तो आइए रिचर्ड का पुस्तक है बियॉन्ड, आइए रिचर्ड का है बियॉन्ड। टी.एस. इलियट का है द वेस्टलैंड, अरस्तु का है पेरिपोइथकेस, अरस्तु पेरिपोइथकेस, कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया, वेस्टलैंड इलियट का, रिचर्ड का बियॉन्ड। भारत बंधु, देश हितैषी, शुभचिंतक, भारतेंदु, तो इनको हमें क्रम से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो भारत बंधु जो है वो प्रकाशन का स्थान, भारत बंधु जो है ये भारत बंधु किसका है, अलीगढ़, देश हितैषी अजमेर, शुभचिंतक जबलपुर से, भारतेंदु वृंदावन। पुस्तक और लेखक का नाम दिया है भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य। स्नेह को मार्ग, अखत कहानी प्रेम की, कामायनी एक पुनर्विचार। तो देखिए भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य ये रचना है मैनेजर पांडे का, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य। इनके अलावा जो है स्नेह को मार्ग, अकथ प्रेमी, अकथ कहानी प्रेम की, तो आपने देखा इमरे बंगा जो है घनानंद पे इन्होंने शोध किया है। इन पे भी आप देख रहे होंगे कि लगातार क्वेश्चन आ रहा है। इमरे बंगा का है स्नेह को मार्ग अकथ कहानी प्रेम की, क्योंकि उन्होंने घनानंद पे शोध किया था। कहानी नई कहानी कमायनी का ये हो गया, अकथ कहानी पे। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान रखना है ये स्नेह को मार्ग है इमरे बंगा का है,
और भक्ति आंदोलन सूरदास मैनेजर का है और अकथ कहानी प्रेम की नामवर सिंह का है। और बाकी ये कहामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का है। गोदान मैला आंचल राग दरबारी मानस का हंस, तो ये सब कहाँ कहाँ से हैं? तो जैसे गोदान है तो गोलारी में जो वर्णित कथा का स्थल है तो गोदान बेलारी से है। मैलांचल मेरीगंज है ना, तो गोदान बेलारी मैलांचल मेरीगंज। राग दरबारी शिवपालगंज से, मानस का हंस चित्रकूट से जुड़ा है। अंजू दीदी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त एक द्रोणाचार्य, इनको आपको मिलाना है। तो अंजू दीदी का पात्र है ओमी, चंद्रगुप्त का लीला, स्कंदगुप्त का जयमाला एक और द्रोणाचार्य का है राजकुमार। प्रताप नारायण हजारी प्रसाद द्विवेदी सरदार पूर्ण सिंह विद्यानिवास, तो क्रम से अगर हम मिलाएं तो प्रताप नारायण मिश्र जो है निबंध मनोयोग है, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है मनोयोग। द्विवेदी जी का कुटज, सरदार का सच्ची वीरता, विद्यानिवास का तुम चंदनम पानी। अकाल में सारस वन पाखी सुनो ठंडा लोहा बची हुई पृथ्वी, तो ये किसकी रचनाएं हैं? अकाल में सारस जो है ये अकाल में सारस है केदारनाथ जी का। वन पाखी सुनो नरेश मेहता का वन पाखी। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है। बची हुई पृथ्वी लीला धजुगड़ी का है। रेखा चित्र के मुख्य पात्रों में सरजू भैया मंगर रजिया देव, तो यहाँ पे सहयोगी पात्रों में देखें तो सरयू भैया, गंगोभाई, मंगर झकोलिया, रजिया हसन, देव का जो है कुनकुन। तो कौन किसको सहयोग करता है? देव को कुनकुन, रजिया हसन, मंगर और झकोलिया, सरजू भैया, गंगोभाई। यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग लगाना है। वैसे तो ये सारे उपन्यास जो है भगवती चरण वर्मा जी का है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका अगर रचना क्रम की दृष्टि लगाएं तो चित्रलेखा जो है, चित्रलेखा भगवती चरण जी का 1934 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते है 1946 में, भूले बिसरे चित्र है 1959 में, सामर्थ और शिवा 1962 में, सबही नचावत राम गोसाई 1970 में। प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। मेरी पत्नी और भेड़िया, मुर्दैया, सिकंजे का दर्द, झोपड़ी से राजभवन, दोहरा विशाल, जितनी भी रचनाओं का नाम दिया ना ये सभी जो है दलित आत्मकथा है। दोहरी अभिशाप 99, झोपड़ी से राजभवन 2002, मेरी पत्नी और भेड़िया 2009, मुर्दैया 2010 में। तो झोपड़ी से राजभवन हो, दोहरा अभिशाप हो, मेरी पत्नी और भेड़िया है, मुर्दैया, सिकंजे का दर्द 2011। बीन व्यू में गीत के स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है सेंस नीचे दिए गए हैं। और पहले के बाद क्रम में लगाना है स्मित की चांदनी, कुलहीन प्रवाहिनी, सुनहली दामिनी, अखंड सुहागरी, तुम्हारी रागनी। तो बीन व्यू में गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया उनका गीत में आने का क्रम है तुम्हारी रागनी, कुलहीन प्रवाहिनी, यानी तुम्हारी रागनी हो, कुलहीन प्रवाहिनी हो, अखंड सुहासनी हो, सुनहली दामिनी हो, स्मित की चांदनी। तो रागनी लास्ट में चांदनी है, तो तुम्हारी रागनी, कुलहीन प्रवाहिनी, रागनी, प्रवाहिनी, सुहागनी, दामिनी, चांदनी। और बाद के क्रम में ये लगाना है आपके उसमें सिलेबस में ही है गोदान 1936, बाणभट्ट की आत्मकथा 46, तो उसके 10 साल बाद 36 में है गोदान आत्मकथा 46, बाणभट्ट का 46, राग दरबारी 1968 है, तमस 1973, 79 में जिंदगी रामा है। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद क्रम में लगाना है। चंपा द्वारा दीपक का जलाना, दीप स्तंभ का महोत्सव, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद। तो यहाँ पे क्रम से देखें तो घटनाओं में बंदी द्वारा पोत से पहले रस्सी लोग जब जहाँ पे बंधे होते दोनों तो वहाँ पे रस्सी से काट लेते उसको। फिर बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व, युद्ध होता है बुद्धगुप्त और नायक के बीच। चंपा द्वारा दीपक का जलाना, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, दीप स्तंभ का महोत्सव। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, अधिकार शो कितना मादक और सारहीन है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बद्ध नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है, राष्ट्रीय दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान। तो स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को जो है पहले से क्रम में लगाएं, तो ये पहले अंक में है जो संवाद, पहले में है अधिकार शो कितना मादक और सारहीन है, फिर दूसरा है राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, पुरुष है कौतूहल और प्रश्न, स्त्री है विश्लेषण। निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को देखें तो गडेरिया का जीवन, हल चलाने वाले का, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला, प्रेम मजदूरी। तो क्रम से देखें तो हल चलाने वाले का जीवन, गडेरिया का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला। तो हल चलाने वाले का गडेरिया का जीवन,
पहले हल चलाने वाला का जीवन, फिर गडेरिये का क्या जीवन है, फिर मजदूर की मजदूरी, फिर प्रेम मजदूरी, और फिर मजदूरी और कला। अरे यायावर रहेगा याद को, जो क्रम से अगर देखें पहले से बाद में, तो देवताओं के अंचल में एलूरा, किरणों की खोज में, परशुराम से तुरकम, मौत की घाटी। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से आपको अध्याय लगाने हैं। परशुराम का तुरखम, परशुराम का तुरखम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में एलूरा। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपरा को धारण करने में सक्षम होती है वो भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठापित होती है। ये दोनों ही कथन सही है। साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वेदना, लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्षणा के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। तो यहाँ पे देखिए जो साकेत है, साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद तथा आजकल नई रंगत की वेदना, लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों ही रखे हैं तथा प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हुआ है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना से संभाले हुए है। इलियड की दृष्टि में परंपरा का व्यापक अर्थवत्ता है। उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसकी उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम चाहिए। दूसरा, परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है। वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। तो दोनों ही कथनों में अगर देखें कौन सा सही है, तो कथन इलियड की दृष्टि में परंपरा की व्यापक और अर्थवत्ता देना उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम चाहिए तथा परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है। वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं बनाते थे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हिंदी नवजागरण में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनके योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। ये कहना सही है, जबकि सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं बनाते थे। ये कहना गलत है, क्योंकि सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय द्विवेदी जी प्रेस मालिक का दबाव उनको मानना पड़ता था। नीचे दो कथन दिए गए। पहला है कि प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहते हैं। क्यों? तो ये दोनों ही बातें सही हैं। प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के तो समर्थक थे, परंतु वे विवाह व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। गोदान उपन्यास में वो चीज चरित्र सक्षम, शक्तिशाली, परिस्थिति के अनुकूल के बावजूद अगर आप देखेंगे तो वो वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण भी है, फिर भी उसको चाहते हैं कि वो बना रहे। सिंदूर की होली नाटक जो है सिलेबस में है, जो इस नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थिति तथा तदजन्य समस्या को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। सिंदूर की होली अद्भुत, गहन, गंभीर, सामान्य से परे नाटक है। उसके पात्र अत्यंत सहज और स्वाभाविक मनोवृत्ति के प्रकृति के रूप में नजर आते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 मिंटो के नाम लिखे गए हैं। खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फुलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। क्या ये दोनों बातें सही है? तो दोनों ही बातें सही हैं इसमें। अब यहाँ से आपका अगर देखें तो इन्होंने दिया है जो पत्र लिखा गया है, तो शिव शंभू के चिट्ठे का जो अनुक्रम है, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गिप्त का जो है निबंध है, उसमें बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायस राय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, माली साहब के नाम आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत, 2 फिशर सैयद अहमद का खत। अब इस तरीके से आपको जो गद्यांश लास्ट में 10 मिलेंगे, हम आपको हमेशा यही रिकमेंड करेंगे जैसा हम करते आए हैं सॉल्व। पहले आपको इसको नहीं पढ़ना है, पहले आपको सीधे जाना है क्वेश्चन, उपयुक्त अनुच्छेद का केंद्रीय विषय क्या है,
कला का सामाजिक प्रभाव, स्वायत्तता, कला और जीवन, कला की रचना प्रक्रिया। पढ़ने पे आपको पता चल जाएगा कि कला कैसे कैसे है, कैसे प्रोसेस से बढ़ता वो बताया है, कि कला और जीवन को जोड़ के बताया है, कला का क्या इम्पैक्ट समाज पे पड़ता वो बताता है। अपने आप जब आप पढ़ेंगे ना, उसका उत्तर आपको ऐसे ही निकल के आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे देखिए जैसे उत्तर दिया कि कला और जीवन में ज़िंदगी के बारे में बताया कि कला जो है जीवन में क्यों ज़रूरी है। हम सबकी मिली जुली ज़िंदगी में कला के रूपों का खजाना हर तरफ से बेहिसाब बिखरा पड़ा है। कला जीवन का सच्चा दर्पण है। बस आपको तुरंत जैसे पढ़ेंगे तुरंत ही गद्यांश समझ में आ जाएगा। फिर अनुच्छेद के अनुसार कहते हैं कि कलाकार के लिए ज़रूरी क्या चीज़ नहीं है। आप ऐसे ही समझिए ना कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो कलाकार के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। दिलचस्पी रखना ज़रूरी है, बिल्कुल रखेगा तभी कुछ करेगा। ज़िंदगी को वैज्ञानिक आधार पे समझना, सामाजिक क्रांति करना, कला भावना और कला चेतना को जगाना। तो अनुच्छेद में जो बात कहा है आपको वहीं पे जाना है कि कलाकार के लिए ज़रूरी है, कलाकार के लिए ज़रूरी क्या है? इसने कहा कि अनुच्छेद के अनुसार कलाकार के लिए ज़रूरी क्या नहीं है? तो उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार कलाकार के लिए ज़रूरी है सामाजिक क्रांति करना, ईमानदार कलाकार को समाज से ही विषय चयन करना चाहिए और उसके लिए उसे अपने आस-पास के वातावरण में रुचि लेना, उसी से अपनी कला चेतना को जगाना चाहिए। ईमानदार कलाकार के शत्रु कौन होते हैं? परिस्थितियाँ, व्यक्ति, दल। कला चेतना जागृत कर जीवन की सच्चाई और सौंदर्य को सबके सामने जो एक रूप देता वो क्या होता है? लगातार आप साधना करते हैं तभी कुछ परिणाम आता है। और इसी अनुच्छेद के आधार पे बताना है कि आज का युग किस प्रकार का है, तो क्रांति का युग है। तो वो चीज़ आपको यहीं से जैसे भक्ति आंदोलन से रिलेटेड ये आपका गद्यांश है। पूरे भक्ति आंदोलन से रिलेटेड ये होगा, लेकिन सबसे पहले आपको आना है भक्ति आंदोलन की सीमा क्या थी। आप पूरा पढ़ेंगे और फिर उसी में आपको पता चल जाएगी कि पीड़ाओं का नया समाधान देना है, उत्पीड़न का विरोधी था कि नहीं था। फिर भक्ति आंदोलन ने भाषाओं के प्रति क्या नीति रखी, जनता की भाषा को क्या हे माना। अगर वो जनता की भाषा को हे मानेगा तो फिर अपने आप को प्रचार प्रसार कैसे करेगा। आपको तर्क से भी इसके उत्तर तुरंत ही मिल जाएंगे। इस आंदोलन के नेता कविता, गीत, फारसी, संस्कृत जैसे द्रुपलिष्ट भाषाओं में नहीं, जनता की भाषा में करते थे। जन जन तक पहुँचाना था भक्ति को। फिर भक्ति आंदोलन की जाति पाति को लेकर क्या नीति थी, तो क्या नीति थी भक्ति आंदोलन के लेके जो है, सब तक सुलभ था, ईश्वर जन प्राप्ति सबको था। अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन का केंद्रीय विश्वास क्या था, मनुष्य की सत्ता सर्वश्रेष्ठ थी। भक्ति आंदोलन जन आंदोलन बन सका, क्यों? क्योंकि जनता का बड़ा भाग विशेष रूप से छोटे व्यापारी, शिल्पी, किसान किसी न किसी रूप में उससे जुड़ पाए। तो आपको जो ये गद्यांश देता है ना, कहीं अलग से नहीं देता है। गद्यांश ऐसा देता है कि आप जैसे भक्ति आंदोलन आपके सिलेबस में है, कला साहित्य पढ़ रहे हो तो कला साहित्य वैसे नहीं जोड़ के ही पढ़ रहे हो, तो गद्यांश बिल्कुल अलग नहीं रहता। आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर बहुत ही अच्छे से करेंगे ना तो आपका यहाँ का क्वेश्चन और गद्यांश का 5 लगभग वहाँ हो जाता है। इन दोनों से मिला के बहुत अच्छे से आप इसका जो है अच्छा नंबर ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।